हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का क्लास +2 सब्जेक्ट फिजिक्स और ये यूनिट फर्स्ट चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्जेज। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन हम कंसेप्चुअल भी लेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन यहाँ लिया है, here is an equilateral triangle. All the three vertices have equal charges Q and side of this equilateral triangle is L. ये दिखाया गया है इस तरह से। तो यहाँ पूछा गया what is the net force on the charge capital Q placed at centroid of this triangle. यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड L दी गई है, तीनों वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज Q है, जिनको मैंने Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू Q, Q3 इक्वल टू Q ये शो कर दिया। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये G पॉइंट क्या है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे प्लस Q सेम साइन का यानी कि कैपिटल Q यहाँ पे चार्ज रखा गया है और पूछा ये है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस कैपिटल Q चार्ज प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो प्रॉब्लम आपके माइंड में सेट हो गई होगी, हमें क्या निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं Q1 और इस कैपिटल Q के बीच फोर्स निकालूं या इस पेयर के बीच फोर्स निकालूं या इस पेयर के बीच फोर्स निकालूं तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए इनके बीच की। कूलम्ब्स ला फार्मूला अप्लाई करके वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो ये सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए जैसे A से परपेंडिकुलर डाला है, ये राइट बाइसेक्टर होगा इस BC साइड का और इसका सेंट्रोइड जो है यहां नीचे बेस वाली साइड से जो है 1/3 टाइम्स ऑफ द AD होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि सेंट्रोइड जो है वो इस A पॉइंट से ये जो AG है ये होगी 2/3 AG। ठीक है, 2/3 AD। ये जो मैंने राइट बाइसेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है डॉटेड लाइन से, इसकी जो लेंथ है AD उसका 2/3 ये AG होगा, यानी कि A पॉइंट से इस सेंट्रोइड की डिस्टेंस। इसी तरह से इस B पॉइंट पे जो चार्ज है वो भी डिस्टेंस यही आएगी, सेम ये की ये आएगी और C पॉइंट से भी ये सेंट्रोइड की डिस्टेंस 2/3 टाइम्स AD। तो सबसे पहले हमें AD कैलकुलेट करना होगा। तो AD क्या आएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ABD। इस राइट एंगल ट्रायंगल में AD आएगा हमारा, देखिए ये साइड L हो गई, ये L/2 हो गई, तो ये एक तरह से परपेंडिकुलर हो गया L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4 अंडर द रूट। ये मेरे पास आ जाएगा √3/2 L और इसी तरह से AG हो जाएगा अब हमारे पास 2/3 टाइम्स AD, यानी कि 2/3 टाइम्स AD हमारा √3/2 L है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये यहां से कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास L/√3। तो सबसे पहले तो ये समझना था कि सेंट्रोइड से ईच वर्टिसेस इतनी डिस्टेंस पे होगा। AG आया है हमारा L/√3। अब देखिए यहाँ पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पे फोर्स निकालनी है तो एक पेयर ये होगा। ठीक है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, Q1 की वैल्यू Q है, तो इस फोर्स को मैं कह देता हूं F1। क्या आएगी ये फोर्स, कूलम्ब्स लॉ से 1/4πε0 Q इंटू Q। Q1 की जगह मैंने क्या रख लिया, Q रख लिया। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस R जो हमने AG निकाली थी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया हमारे पास L/√3 का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 3/L स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आएगी अलोंग AG। ये F1 रिपल्सिव फोर्स जो इस Q1 ने लगाई इस कैपिटल Q पे, ये मैंने डायरेक्शन दिखा दी AG के अलोंग नीचे की तरफ। ठीक है, इसी तरह से अब निकालूंगा Q2 की वजह से इस पे फोर्स, डिस्टेंस वही है, पेयर ऑफ चार्जेस वही है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आएगा जैसा कि F1 है। ठीक है, बट डायरेक्शन आएगी, देखिए ये चार्ज Q2 यहाँ B पॉइंट पे रखा है, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इससे F2 की डायरेक्शन आएगी ये F2 दिखा दी। इसी तरह से ये Q3 इस पे जो फोर्स लगाएगा वो हो जाएगी F3 जो F1 के बराबर होगी, ये भी रिपल्सिव फोर्स होगी और ये फोर्स लगेगी इधर।
ठीक है, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो कैपिटल क्यू चार्ज जो इस सेंट्रॉइड पे रखा था उस पे 3 फोर्सेज लग रही हैं, F1, F2 और F3, जैसा कि दिखाया गया है। उनका मैग्नीट्यूड ये रहेगा। यहाँ पे अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखें तो ये F1, F2 और F3, ये जो राइट बाइसेक्टर हैं इनके बीच का एंगल रहेगा 120, यानी कि F1 F2 के बीच 120 डिग्री एंगल, F2 F3 के बीच, F3 F1 के बीच एंगल रहेगा 120 डिग्री। तो सबसे पहले मैं रिजल्टेंट निकालूं, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। F2 देखिए ये है, F3 ये है, इनके बीच का एंगल 120 है। तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगी, मान लिया वो फोर्स आ जाती है F, वो क्या आएगी? F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 120 डिग्री अंडर द रूट। ये मैग्नीट्यूड आएगा उस फोर्स का। तो ये यहाँ F2 और F3 बराबर है मैग्नीट्यूड में, दोनों ही इक्वल है। तो F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F2 इंटू F2 यानी कि 2F2 स्क्वायर cos 120 डिग्री। और cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? cos 180 माइनस 60, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव वैल्यू देगा इक्वल टू cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री जितना sin 30 होता है माइनस 1/2, cos 120 होता है माइनस 1/2। तो ये वैल्यू पुट करूंगा अगले स्टेप में, तो यहाँ पे मैंने माइनस 1/2 पुट किया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये मेरे पास क्या बच गया? F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस नेगेटिव का F2 स्क्वायर, तो ये एक F2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगी F2 आ जाएगी जो F1 के बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई है F डैश जो F2 और F3 की रिजल्टेंट है, और वो मैंने इस डायरेक्शन में दिखाई थी, F डैश। अब हमारे पास दो फोर्स बच गई, F डैश वर्टिकली अपवर्ड, F1 उसके अपोजिट वर्टिकली डाउनवर्ड। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? ये एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो F1 जो है वो भी इसी के बराबर है, F1 जो है वो इसी के बराबर है मैग्नीट्यूड में, ये लिखी हुई हमने। तो ये इक्वल और अपोजिट होने के कारण कैंसिल कर जाएंगी, तो रिजल्टेंट नेट फोर्स क्या आ जाएगी? नेट फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू 0। ये रहेगा क्वेश्चन। क्लियर? अब चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल कैसा है? वही एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ईच ऑफ साइड L, और तीनों वर्टिसेस पे Q रखे गए। ठीक है, नहीं यहां पे क्या डिफरेंस है? दो वर्टिसेस पे A और B पॉइंट पे तो Q रखे हुए हैं, तीसरे वर्टिसेस पे -Q चार्ज रखा हुआ है। पूछा क्या है? फोर्स ऑन ईच चार्ज, ये पूछा है, हर एक चार्ज पे फोर्स कितनी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं Q1 पे निकालूं, फोर्स ऑन Q1 जो A पॉइंट पे है ड्यू टू Q2 एट B पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से इस Q1 पे फोर्स ये Q3 भी लगाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूं नेट फोर्स ऑन Q1। इस Q1 चार्ज पे नेट फोर्स निकालता हूं जो आएगी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। यानी कि देखिए Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स और Q1 पे Q3 की वजह से फोर्स, ये आएगी फोर्स ऑन Q1 इसके ऊपर। अब देखो Q1 पे Q2 जो फोर्स लगाएगा ये पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स होगी, तो ये इस तरफ लगेगी F1 2। क्लियर? इसी तरह से जो Q3 इस पे लगाएगा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्योंकि Q3 है -Q और Q1 है Q, तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ये Q3 इस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये आएगी फोर्स ऑन Q1
ड्यू टू Q3। ये आएंगे ऐसे दो फोर्स इसके ऊपर, फिर इनका निकालेंगे हम रिजल्टेंट। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे F12 मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, Q1 और Q2 के बीच फोर्स क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और उनके बीच की डिस्टेंस साइड ऑफ दिस ट्रायंगल जो L है, Q1 ये Q दिया गया है, Q2 Q दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा Q into Q, Q स्क्वायर। ठीक है? एक्टिंग अलोंग, अगर मैं इसकी डायरेक्शन बताना चाहूं तो अलोंग BA ये हो जाएगी। इसी तरह से मैं निकालूं F13 इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। F13 क्या आएगी, अट्रैक्टिव है इस तरह A से C की तरफ, तो ये भी मैग्नीट्यूड में ये की ये आएगी Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। क्लियर? देयरफॉर नेट फोर्स ऑन Q1 इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो क्या आना चाहिए, बाय ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नेट फोर्स इनके बीच में कहीं ये बचेगी। तो नेट फोर्स जो F1 है वो बचेगी, देखिए F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13, और इनके बीच ये एंगल कितना आएगा, ये 120, क्योंकि राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल थी तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये इधर बचेगा 120, तो cos ऑफ 120 ये नेट फोर्स बचेगी इस Q1 के ऊपर बाकी दोनों चार्जेस की वजह से। F1 इज इक्वल टू, देखिए F12 और F13 मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ठीक है? मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो इसको मैं F12 स्क्वायर प्लस F12 स्क्वायर लिख सकता हूं, F12 स्क्वायर, F13 को भी F12 ही लिख लेता हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, 2 F12 into F12, तो F2 F12 स्क्वायर cos 120, उसी तरह से माइनस cos 60 जो होगा माइनस हाफ, तो ये इनटू में माइनस हाफ करूंगा अंडर द रूट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव बच जाएगा, एक नेगेटिव बचेगा, ये आपका माइनस F12। ठीक है? जिससे ये कट जाएगा, तो F1 जो आएगा वो आएगा हमारे पास F12 के बराबर। ये नेट फोर्स ऑन Q1 आ गई है Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, इन दोनों का रिजल्टेंट जो F12 के बराबर आई है, और F12 मैग्नीट्यूड में ये रही। ठीक है? क्लियर? और अगर इसकी डायरेक्शन बताना चाहूं मैं, अलोंग, ये देखिए ये इधर आई है, तो ये एक तरह से 60 डिग्री, दो इक्वल फोर्सेस लग रही थी, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बिल्कुल बीचों बीच आएगा, क्योंकि उनके दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर आई है, तो ये 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो ये लाइन और ये लाइन ये भी 60 डिग्री एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो एक तरह से हम कह सकते हैं एक्टिंग अलोंग BC, B से C की डायरेक्शन ये F1 लगती हुई, लग यहाँ पे रही है लेकिन डायरेक्शन BC की ही है। ठीक है? अब इसी तरह से निकालेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 एंड Q3, तो फोर्स ऑन Q2 वो मैं F2 कह देता हूं, जो आएगी F21 वेक्टर। देखिए F2 वेक्टर अगर लिखना चाहूं तो ये आएगा F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर। ठीक है? तो F2 का जो मैग्नीट्यूड मैं निकालूंगा वो आएगा F21 स्क्वायर प्लस F23 स्क्वायर प्लस 2F21 F23 cos ऑफ थीटा बिटवीन द टू फोर्सेस। देखिए इस पे ये जो फोर्स लगाएगा Q1 रिपल्सिव फोर्स होगी, F21 ये फोर्स आएगी, ये Q3 इस पे लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्सेस, F23 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3, और इनके बीच भी एंगल वही आएगा 120 डिग्री, cos ऑफ 120 डिग्री, तो ये F2 भी वही आ जाएगी जो F1 है। ठीक है? क्योंकि ये तो हमने पढ़ा भी है कि बोथ चार्जेस अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, तो इनके बीचों बीच बचेगी ये फोर्स F2 जिसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो F12 का है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ये। अब डायरेक्शन बताएं तो एक्टिंग अलोंग, ये देखिए ये डायरेक्शन, ये भी 60 डिग्री, तो ये इस लाइन के पैरेलल है, एक्टिंग अलोंग AC, वो BC के अलोंग लग रही थी, ये AC के अलोंग, डायरेक्शन अपोजिट आ गई यहाँ पे। इसी तरह से सिमिलरली फोर्स ऑन Q3 वो क्या आएगी, F3 वेक्टर इज इक्वल टू
F31 force on Q3 due to Q1 plus force on Q3 due to Q2 ये आनी चाहिए। तो अब देखिए F3 का मैग्नीट्यूड जो लिखूंगा मैं ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, वो क्या आएगा F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2F31 F32 cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। अब देखिए Q3 पे ये जो लगाएगा Q1 फोर्स वो लगेगी अट्रैक्टिव, अपनी तरफ खींचेगा, F31 फोर्स रहेगी ये। Q3 पे Q2 जो लगाएगा वो भी अट्रैक्टिव होगी, F32। क्लियर? तो ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव हैं और इन दोनों ट्रायंगल की साइड, इस ट्रायंगल की दोनों साइड के लॉन्ग लग रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और इन दोनों के बीच ये एंगल क्या होगा इन फोर्स में 60 डिग्री, cos 60 डिग्री अंडर द रूट। ये F3 नेट फोर्स ऑन Q3 आएगी। तो देखिए F31 क्या होगा, F31 Q3 पे फोर्स Q1 की वजह से जो मैग्नीट्यूड में यही आनी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में ये की ये आनी है, तो मैग्नीट्यूड में ये की ये आएगी, तो मैं इसको F12 ही लिख दूं, F12, ठीक है, या आप कुछ भी इसका नाम देना चाहें। देखिए मैग्नीट्यूड में F31 इक्वल टू F13, इसी तरह से 3 और 2 के बीच जो है 3 और 2 के बीच वो भी वही आनी है मैग्नीट्यूड में, F12 स्क्वायर F12 स्क्वायर प्लस 2F12 और ये भी F12 cos 60 जो sin 30 के बराबर यानी कि 1/2 अंडर द रूट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये F12 स्क्वायर प्लस F12 स्क्वायर प्लस F12 स्क्वायर, ये क्या आ गया √3 टाइम्स F12। क्लियर? तो √3 टाइम्स F12 का मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ लिखा हुआ है जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। और डायरेक्शन बताना चाहें तो डायरेक्शन अगर यहां से लिखना चाहें तो एक्टिंग अलोंग दिस फोर्स F3 एक्टिंग अलोंग, इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकाला है, वो फोर्स F3 है। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि एक्टिंग अलोंग, ये कोई भी पॉइंट नाम दे दिया, एक्टिंग अलोंग CY, ठीक है। अलोंग CY को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बाइसेक्टर ऑफ एक्टिंग अलोंग बाइसेक्टर ऑफ ACB, ये एंगल ACB का बाइसेक्टर है, उसके अलोंग भी एक्ट कर रही है, ये भी कहा जा सकता है F3। तो ये तो हो गई फोर्स ऑन ईच चार्ज, Q1 पे निकाली F1, Q2 पे निकाली F2 और Q3 पे निकाली F3, ये हमने तीनों कैलकुलेट कर दी। F1 और F2 इक्वल आई है मैग्नीट्यूड में, लेकिन जो F3 आई है वो अलग आई है, ठीक है। अगर इससे आगे मैं ये करता हूं, इस F3 की डायरेक्शन जो बताई थी अलोंग CY which is the bisector of angle ACB, ACB एंगल का राइट बाइसेक्टर है, उसके अलोंग ये नीचे की तरफ F3 फोर्स एक्ट कर रही है। उसके साथ साथ इससे आगे मैं ये बात करूं नेट फोर्स ऑफ दिस सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम, तो वो क्या है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। जब तीनों को हमने जोड़ा F1 वेक्टर लिखा जा सकता है, ये फोर्स ऑन Q1 थी, जो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, ये फोर्स थी F1। इसी तरह से F2 नेट फोर्स ऑन Q2 जो F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर थी, फोर्स ऑन Q3 वो F31 वेक्टर प्लस F32 वेक्टर। और इसी तरह से F12 जब इनको जोड़ दिया तीनों फोर्स को, तो F12 वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट टू F21 वेक्टर कैंसिल आउट with each other in pair। इसी तरह से F13 cancel out by F31 because these are both equal and opposite। नेट फोर्स क्या आ जाएगी यहाँ पे 0 आ जाएगी इस सिस्टम के लिए, लेकिन इंडिविजुअल ईच चार्ज पे फोर्स नेट कुछ रिजल्टेंट आई है जो हमने कैलकुलेट करी है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, मैं रीड कर रहा हूं इसको। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्स फोर्स F versus 1/r square where r is the distance between two charges of each of pair of the charges 1 microcoulomb, 2 microcoulomb and 2 microcoulomb minus 3 microcoulomb। Interpret the graph obtained। ये कह रहा है यहाँ पे दो पेयर ऑफ चार्ज दिया गया, एक 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम पेयर है, दूसरा पेयर है 2 माइक्रोकूलम और माइनस 3 माइक्रोकूलम। इन पेयर के बीच कूलम्स फोर्स जो है वो डिस्टेंस 1/r स्क्वायर के साथ ग्राफ
ड्रा करना है। तो हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, उसके साथ साथ कूलम्स फोर्स directly proportional to 1 upon r square, or we can say that force is inversely proportional to r square. क्लियर? तो यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रा करना है किसके बीच में, F वर्सेस 1 upon r square के लिए। एक पेयर दिया है इसने फॉर पेयर 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है। और दूसरा पेयर दिया इसने second pair of charges 2 microcoulomb and minus 3 microcoulomb, इन पेयर के लिए हमने फोर्स वर्सेस 1 upon r square ये ग्राफ ड्रा करना है। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 upon r square के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधी सी बात है फोर्स और 1 upon r square के बीच एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो सबसे पहले मैं देखिए ड्रा करता हूं यहाँ पे इस पेयर के लिए। इस पेयर में अगर मैं बात करता हूं तो उस फोर्स को मैं कह देता हूं F1, ठीक है। तो ये F1 है और इनके बीच की डिस्टेंस 1 upon r square, यानी कि 1 upon r square मैंने ले लिया x एक्सिस लॉन्ग और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon r square है। इस पेयर में मैं बात करूं तो Q1 into Q2 दैट इज फोर्स F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस 1 into 2 that is F1 directly proportional to 2, and both charges are positive, so force is पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या आएगी, ये रिपल्सिव आएगी, इन दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स रहेगी। तो ये ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ये मैंने ग्राफ दिखा दिया मेकिंग एन एंगल थीटा ऐसे। अब दूसरे पेयर के लिए बात करूं, अब दूसरे पेयर में जो फोर्स है उस फोर्स को मैं कह देता हूं F2। तो वो F2 directly proportional to 2 into minus 3 that is F2 directly proportional to 6 and comes out to be negative. So negative force means attractive force. इस पेयर में ये फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी, नेगेटिव आई है 6 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जबकि पहले वाली फोर्स 2 के। तो ये 2 के प्रोपोर्शनल थी, ये 6 के, तो इसका स्लोप ज्यादा आएगा नीचे की तरफ, एक्स एक्सिस के बिलो आएगा, ये ग्राफ आएगी F2, ठीक है। यानी कि F1 तो भी 1 माइक्रो और 2 माइक्रो कूलम पेयर के लिए, और ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आया है ये आया है आपका 2 माइक्रो एंड माइनस 3 माइक्रो कूलम पेयर के लिए। तो आप समझ गए होंगे ये जो एंगल आएगा थीटा 2 ये लॉग रहेगा। तो ये कुछ हमने एनसीईआरटी प्रॉब्लम और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किया। यहाँ पे पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज ये कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क मैं देना चाहूंगा कि जितने भी अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आप उनको अपनी फेयर नोटबुक में करें, और कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू।